नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि लगातार पूरे देश में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ में एक राहत की खबर देश के लिए यह है कि रिकवरी रेट भी भारत में तेजी के साथ बढ़ा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा की है, बातचीत की है और लॉकडाउन को लेकर अपनी बात की है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने ये नए अनुमान लगाते हुए आंकड़े जारी किए हैं। क्रिसिल ने भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान में भी काफी कटौती कर दी है। आपको बता दें कि एजेंसी ने भारत के वित्त वर्ष 2020-21 की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को करीब आधा कम करते हुए 1.8% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को कुल मिलाकर 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हो सकता है, यह अनुमान उन्होंने लगाया है। और प्रति व्यक्ति के हिसाब से औसतन यह नुकसान करीब 7,000 रुपए तक जा सकता है। तो वहीं देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज देश में कम से कम 1000 मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में संक्रमितों की संख्या 29,400 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं अब तक 930 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 6,800 से ज्यादा लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित के मामले और मौत महाराष्ट्र में हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में 369 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 110 से ज्यादा की मौत हुई है। गुजरात में 162 से ज्यादा की मौत हुई है। दिल्ली में 54 की, तमिलनाडु में 24 की, तेलंगाना में 26, आंध्र प्रदेश में 31, कर्नाटक में 20, उत्तर प्रदेश में 31, पंजाब में 18, पश्चिम बंगाल में 20, राजस्थान में 46, जम्मू कश्मीर में 7, हरियाणा में 3, केरल में 4, झारखंड में 3, बिहार में 2, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और उड़ीसा में एक एक मौत हुई है। लेकिन आपको यह भी बताते चलें, जब हम आपको ये आंकड़े बता रहे हैं इसका मतलब यह है कि तुरंत ये आंकड़े बदलते जा रहे हैं। यानी कि हर पल देश में कोरोना पीड़ितों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन इन सबके बीच में राहत की खबर यह है कि कई राज्य ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। चाहे हम गोवा की बात करें या फिर पूर्वोत्तर राज्यों की हम बात करें, पूर्वोत्तर राज्यों की 8 में से 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अब कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इसी को लेकर राज्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है जितेंद्र सिंह ने, आइए सुनवाते हैं। उनमें सिक्किम है, मेघालय, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। मात्र 3 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर अभी कोरोना फ्री तो नहीं हुए, लेकिन कोई नया कोरोना पॉजिटिव भी नहीं आया। उनमें असम है, मेघालय है और मिजोरम है। और इसके लिए बहुत अधिक श्रेय जाता है कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से प्राथमिकता दी है पूर्वोत्तर को, मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों से हर तरह के विकास कार्य हो या कोई और भी क्षेत्र हो, पूर्वोत्तर को प्राथमिकता मिलती रही। और इस आपदा के समय भी एयर कार्गो की जिस प्रकार से सप्लाईज पर्याप्त मात्रा में पहले दिन से ही पूर्वोत्तर में पहुंचनी प्रारंभ हुई, उसका ये सुखद परिणाम हुआ कि वहां पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रही। बावजूद इसके कि लोगों में बहुत आशंका थी कि टोपोग्राफी की जो वहाँ चुनौतियां हैं, वहाँ एक्सेसिबिलिटी की चुनौतियां हैं, वहाँ पर लॉकडाउन के चलते किसी तरह की लोगों को असुविधा ना हो। लेकिन 30 मार्च से ही एयर इंडिया और एयर फोर्स की रेगुलर वहाँ सप्लाईज पहुँचती रही। प्रधानमंत्री जी की ओर से स्पष्ट निर्देश था कि पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आइलैंड टेरिटरीज को प्राथमिकता दी जाए। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि 8 के 8 प्रदेशों की सरकारों ने भरपूर परिश्रम के साथ केंद्र से मिल रहे सहयोग का लाभ भी उठाया और स्वयं अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन किया। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है, उसने समन्वय का काम किया। नॉर्थ ईस्ट की मिनिस्ट्री डोनर ने यहाँ से, दिल्ली से पहले ही दिन, लॉकडाउन होने के पहले, उसकी घोषणा से काफ़ी समय पहले 25 करोड़ रुपया तो एक आरंभिक राशि के रूप में प्रदेशों के सरकारों के पास उपलब्ध करवा दिया। और उसके बाद ये प्रावधान रखा कि जो हमारे 500 करोड़ से अधिक की नेसिड स्कीम में हेल्थ का सेक्टर है, उसमें भी यदि वो प्राथमिकता के साथ कुछ स्वास्थ्य संबंधित, कोरोना संबंधित कोई नए प्रोजेक्ट्स हमारे सामने रखना चाहते हैं या उसका कोई प्रपोजल रखना चाहते हैं, तो हम उसको प्राथमिकता के साथ एक्सपीडाइट करेंगे।
तो बढ़ते आंकड़ों के बीच में लॉकडाउन को बढ़ाने की लगातार बातें कही जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक की है, चर्चा की है और ये जानने की कोशिश की है कि उनके राज्यों की स्थिति कैसी है और किस तरीके से वो राज्यों में काम कर रहे हैं, और साथ में यह भी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कैसे इस महामारी के प्रसार पर रोक लगा सकती है। आपको बता दें कि कई ऐसे राज्य हैं, 5 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए अर्थव्यवस्था है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि अर्थव्यवस्था की टेंशन ना ले, भारत की अर्थव्यवस्था अभी बेहतर स्थिति में है और इसको लेकर किसी भी मामले पर इस मामले में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि कई राज्यों ने अपनी जीडीपी को लेकर और इसी के साथ में और भी कई मदद की गुहार सरकार के सामने लगाई है। आपको यह बताते चले कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या राज्यों के मुख्यमंत्री हो, तमाम लोग लगातार अपने अपने इलाकों की स्थिति पर नजरें रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक तमाम राज्य ऐसे हैं जो जगह जगह पर बार बार कई तरह की बैठकें की जा रही है, किस तरीके से इस प्रसार को रोका जा सके, किस तरीके से इन हालातों से बाहर निकला जा सके। लेकिन सबके बीच में सबसे गंभीर स्थिति फिलहाल महाराष्ट्र में नजर आ रही है। महाराष्ट्र के हालात सबसे ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं। और इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि अकेले महाराष्ट्र में अब तक 360 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भी आंकड़े बड़े हैं, लेकिन मौत के आंकड़ों में गुजरात दूसरे नंबर पर सामने है, यानी कि गुजरात में 162 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और आज इन सब मुद्दों को लेकर ही हम चर्चा करेंगे और आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्र हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है सर ओके इंडिया पर। हमारे साथ डॉक्टर संजय जाखड़ हैं, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी सर स्वागत है। वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। नीरज शर्मा, पहले आपके रुख करना चाहूंगा, फिलहाल अपडेट क्या है आंकड़ों को लेकर देश में? मुझे अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन से पहले कहीं ना कहीं जो औसतन जो नए जो कोरोना वायरस पीड़ितों के जो मरीजों की जो संख्या का जो एवरेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है आया है। जिस तरीके से पहले औसतन जो मामले जो थे वो 20% चल रहे थे, पर उसमें अब गिरावट आई है और तकरीबन 12% औसतन जो है वो मामले आए हैं। हालांकि अगर संख्या के आधार पर बात करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पहले वाले आंकड़े से कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले जो है जो प्रतिदिन मामले 44 मामले आ रहे थे, वही मामले अब 25 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच 804 हो गए। मतलब कि जो एक आंकड़ा कहीं ना कहीं राहत भरी खबर दे रहा है, तो वहीं दूसरा आंकड़ा जो संख्या के आधार पर दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ज़रूर चिंता की बात ये दर्शा रहा है कि पिछले एक महीने से भारत में लगातार औसतन जो मामले हैं वो 800 के तकरीबन प्रतिदिन आ रहे हैं। और अब अगर हालिया फिलहाल की बात की जाए एक हफ्ते की, तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं और इजाफा कर रहे हैं। औसतन जो मामले हैं वो तकरीबन 1400 के लगभग पहुंच चुके हैं। मौतों के आंकड़ों की भी बात करें तो एक दिन छोड़ दूसरा दिन एक नया अपने आप में आंकड़ा बनता जा रहा है। मतलब कि मौतों के मामले में भी इजाफा होता जा रहा है। पिछले दिन का आंकड़ा से अगले दिन का आंकड़ा उससे बढ़कर आ रहा है, कम होकर नहीं आ रहा। हालांकि जरूर जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और राज्यों को साफ तौर पर कहा गया कि वो किस तरीके से अब सुझाव देते हैं, किस तरीके से चाहते हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और किन किन छूटों को और दी जाए। कुछ राज्य सरकारों ने जरूर लॉकडाउन बढ़ाने की अवधि के बारे में जो है कहीं ना कहीं कहा कि लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए। वहीं पर कुछ राज्य जो है कुछ छूटों के साथ साथ लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की राय दे रहे हैं। ऐसे में सारा का सारा जो अब जो अगर लॉकडाउन अवधि बढ़ाने की अगर बात करते हैं तो वो फैसला केंद्र सरकार का है। पर इससे पहले भी कुछ राज्य जिस तरीके से तेलंगाना की बात करते हैं जो 7 मई तक पहले ही लॉकडाउन बढ़ा चुका है, तो कहीं ना कहीं कुछ राज्य अब धीरे धीरे करके अपने स्तर पर मोहित वो स्टेप लेना शुरू कर चुके हैं। जिस तरीके से आज दिल्ली में देखा कि कुछ छूटे केजरीवाल सरकार ने दिए, तो राज्य सरकारें भी मुझे लगता है धीरे धीरे करके अब लॉकडाउन के अंतिम पड़ाव को किस तरीके से खोला जाए। हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन नहीं हटाने वाले हैं हिंदुस्तान, इसमें कोई भी दौरा नहीं है, पर अब अर्थव्यवस्था के लिहाज से जरूर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को लेकर राज्यों को चिंता नहीं करनी चाहिए। पर जिस तरीके से आज हमने आंकड़े
दिखाया, जो एक रिसर्च संस्थान ने दिखाया है जी। कि भारत की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आ रही है। जी। तो यही चीज़ है कि अब राज्य सरकार किस तरीके से फैसला लेती है, और सारा का सारा अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर जाखड़, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, उन आंकड़ों पर आप क्या कहेंगे? ये अ, अगर कंपैरिजन किया जाए यूरोपियन कंट्रीज के साथ, तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान में अभी भी अ, संतोषजनक स्थिति है। जी। अ, आप देखिए, अमेरिका में पिछले 24 घंटे के दौरान 1300 प्लस डेथ हुई है। बिल्कुल। और अगर आप सारी की सारी 50,000 से ऊपर वहाँ डेथ हो चुकी हैं अभी तक। और इटली की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ 26,000 के आसपास डेथ हो चुकी हैं। ब्रिटेन में 20,000 से ऊपर जा चुकी हैं। तो उन सब के नतीजों को अगर देखते हैं तो अभी भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का, जो लॉकडाउन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया था, वो कहीं ना कहीं एक सफल, मेरी निगाह में वो चीजें थोड़ा सा सफलता उसमें मिली है। लेकिन अब क्योंकि बात आती है कि कितने दिन तक लॉकडाउन चलेगा, अब 3 तारीख नजदीक आ रही है, तो हम ऐसा कब तक ये चीजें करेंगे? तो जितने आपके रेड जोन जो है या ऑरेंज जोन जो है, वहां तो किसी भी तरह की कोई रिलैक्सेशन देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन बाकी के जो एरिया जो है, उनमें आप वो भी स्टेप बाय स्टेप अगर आप थोड़ा थोड़ा अगर पाबंदी जो हटाएंगे, तो उससे जो फैलाव जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है, जी। ऐसा मेरा मानना है। शंभू जी, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो बातें हैं। एक तो आंकड़े बढ़ रहे हैं, और जी। दूसरी खबर ये आ रही है कि जो आंकड़े बढ़ने की रफ्तार है वो काफी कम हो गए हैं। अब 22% के आसपास स्थिति पहुंच गई है। 21 पॉइंट कुछ है कि 22% के हिसाब से रफ्तार जो है इसकी धीमी हो गई है। जी। तो पॉजिटिव साइन ये है कि रफ्तार उसकी बहुत धीमी हुई है। और अगला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 12 ऐसे राज्य हैं जो कि पहले दौर में जहां पे केसेस ज्यादा मिल रहे थे या स्थिति कुछ खराब थी, वो उन राज्यों में कवर बहुत तेजी से हुआ, और वो राज्य अब उल्टी दिशा में है, यानी कि वहां अब मरीजों की संख्या कम हो रही है। जी। अभी जो देश में स्थिति है उसमें अगर आप देखें तो 170 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कि आपको लगता है कि वो रेड जोन की स्थिति में है। बिल्कुल। तो यानी कि आधा से अधिक भारत कोरोना मुक्त है, यानी कोरोना वहां पे कोई खास नहीं है, केवल मामूली सिम्टम्स हैं। जी। 84 से अधिक जिले घोषित हो चुके हैं जहां की कोरोना नहीं है, एक जी। भी केस नहीं है। 6 से ज्यादा राज्य हैं जहां पर कि जिनको कोरोना मुक्त घोषित करके है। नीरज जी कह रहे थे जी बिल्कुल। आपको। तो कहने का सेंस ये है कि लगातार अगर हम देखें तो कोरोना की रफ्तार जो है वो कम हो रही है, और जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों में छूट दी गई है 20 तारीख के बाद से, और कल के सीएम के बैठक में साफ संकेत दिए गए हैं कि 3 मई के बाद बहुत स्तर पे छूट दिए जा सकते हैं, जहां की ग्रीन जोन है, जहां पे ऑरेंज जोन है। केवल रेड जोन वाले जिले हैं जहां पर कि लॉकडाउन कंटिन्यू रह सकता है। तो ये सारे सब सीन है जो मुझे लगता है कि भारत के संदर्भ में एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन सर, मैं डॉक्टर जाखड़, मैं आपका रुख करूंगा इस मामले पर, लेकिन हम देखें कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से दूसरे देश कदम उठा रहे हैं, ऐसे में भारत में आप आयुर्वेद की भूमिका कहां पर देख रहे हैं? जी डॉक्टर जाखड़। डॉक्टर जाखड़, जिस तरीके से दूसरे देश हैं वो रिसर्च लगातार कर रहे हैं, भारत में भी रिसर्च चल रही है, अलग अलग तरह के कदम उठाए जा रहे हैं रिकवरी के लिए, ऐसे में आयुर्वेद की भूमिका आपको कहां नजर आ रही है? देखिए मोहित जी, मुझे कहते हुए बिल्कुल संदेह नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आयुर्वेद को जो बढ़ावा दिया है, और आयुष मंत्रालय के द्वारा जितने भी ये जो शास्त्रों में जो वर्णित जनपदों जनपदोध्वंस एक अध्याय है, जिसमें कि इस तरह के पैंडेमिक और एपिडेमिक जो
होते हैं उसमें आयुर्वेद में वर्णन है। जी। और जो शास्त्रोक्त जो काढ़े जो दिए गए हैं, आयुष विभाग ने भी आपके जो एक काढ़े का आज न्यूज़पेपर में आई है, कल उन्होंने कहा है, और प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात के अंदर ये सारी की सारी चीजें कही हैं। देखिए, समझना ये है कि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन के ऊपर भी सवाल ये उठता है कि हर 10 साल में आप H1N1 की अगर आप बात करते हैं तो उस टाइम जो वैक्सीन जो आई है उसके बाद फिर एक नए तरह का वायरस आ गया, उसके बाद फिर म्यूटेट होके फिर नया वायरस आ जाएगा। तो ऐसे में आप कितनी वैक्सीन बनाएंगे? तो वैक्सीन सिर्फ आप एक स्पेसिफिक जो वायरस है उसके प्रति तो चलो आपने बना दिया, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जो चैलेंज जो आएगा, यही इसी तरह के वायरसेस जब अपने आप में म्यूटेट करके दोबारा से एक नई स्थिति का और एक नए नाम के साथ जब वो मार्केट में आते हैं, तो आपके पास फिर क्या ऑप्शन है? फिर आप इसी तरह से परेशान हो जाएंगे। तो आयुर्वेद का जहां तक रोल है वो सिर्फ ये है कि आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यून सिस्टम जो है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग करें जिससे कि इस तरह के वायरसेस का कम से कम प्रभाव पड़े। जी। और जितना आपका जो ये जो काढ़े जो दे रखे हैं, ये सारी साइंटिफिक चीजें हैं। आपका हल्दी का अगर बताया है तो कर्क्यूमिन नाम का सब्सटेंस जो है वो अगर देखिए, हमारे जो शास्त्रों में जो बात जो लिख रखी है वो संस्कृत में लिखी है, श्लोक के माध्यम से लिखी हुई है, उसका इंटरप्रिटेशन करना है, तो वो इस मानसिकता से हमें ऊपर उठना पड़ेगा कि संस्कृत है तो उससे कुछ नहीं है, वो साइंटिफिक बात है। ये जितना जल्दी हम समझेंगे, और सरकार इस बात को समझ रही है, विश्व जो है इस बात को समझ रहा है। अब मेरे बहुत सारे साथी अलग अलग देशों के अंदर हैं, जी। तो मेरी उनसे जब बातचीत होती है तो वहाँ ये सारी चीजें, आप देखिए, हम 3 महीने से डिबेट कर रहे हैं आपके साथ, और शुरू से ही मैं कहता आया हूं कि इम्यून बूस्टर्स और इम्यून मॉड्यूलेटर्स का हमें इस्तेमाल करना है। चाहे उसमें आपका हल्दी से हम शुरू करके, हल्दी, काली मिर्च, छोटी इलायची, दालचीनी, आपका मुनक्का, लौंग, सौंठ, तितली, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस एंटीवायरल प्रॉपर्टीज से भरे हुए हैं। विटामिन सी जो है वो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज से भरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो साइंटिफिक अप्रोच है। तो शास्त्रोक्त जो बात जो कही है उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए, और उसके ऊपर जो लेटेस्ट आपका मॉडर्न जो 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 क्राइटेरिया जो रख रखा है, रिसर्च जो कर रखी है, उसमें उसको उन पैरामीटर्स के ऊपर आप उनको, जैसे मैं एक छोटा सा अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि आपका हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन है, पेपरिन एक सब्सटेंस होता है जो काली मिर्च के अंदर होता है। जब इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। इन्हीं सब्सटेंसेस की, इन्हीं की जो शरीर के ऊपर जो फायदा जो होना है, एफिशिएंसी और एफिकेसी जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको पुराने जो शास्त्रोक्त जो बातें हैं उनको नए परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ना है, और यही माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो एक अपील की गई है कि जितने हमारे युवा जो रिसर्चर्स जो हैं, जितने हमारे नए जो साइंटिस्ट जो हैं, वो इनको यूरोपियन कंट्री की भाषा में समझाते हुए, जिस दिन हम इस चीज में और कामयाब हो जाएंगे तो पूरा विश्व नतमस्तक होगा आयुर्वेद के प्रति, क्योंकि आयुर्वेद अपने आप में कंप्लीट साइंस है। सिर्फ और सिर्फ उसको मॉडर्नाइज तरीके से हमें लोगों के सामने, हमें विश्व के सामने रखना है, और उसमें जिस दिन हम रखेंगे उस दिन हम बेहतरीन रिजल्ट दे पाएंगे, और न केवल स्थापित कर पाएंगे अपितु हम एक जिसको कहते हैं नई कैथी का जन्म कर पाएंगे। बिल्कुल नीरज, अभी फिलहाल जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ में रिकवरी रेट भी बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। रिकवरी रेट पर क्या कुछ अपडेट है? जी, अगर रिकवरी रेट की वही अगर बात करें, हिंदुस्तान में लगातार रिकवरी रेट में इजाफा होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि 3 दिन के लगभग जो है 3% रिकवरी रेट बढ़ रहा है। पिछले दिनों जो रिकवरी रेट 19.75 था, अब वो 22 के लगभग पहुंच चुका है। मतलब कि भारत में जिस तरीके से मरीजों की तादाद बढ़ रही है, उसी तरीके से रिकवरी रेट में भी काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पे मरीजों की संख्या से ज्यादा रिकवरी रेट की तादाद ज्यादा है। तेलंगाना का मैं उदाहरण देता हूँ। तेलंगाना की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मरीजों की संख्या से ज्यादा रिकवरी रेट ज्यादा। हिंदुस्तान में अगर किसी भी स्टेट में अगर सबसे ज्यादा रिकवरी अगर हुई है
तो तेलंगाना में हुई है, जिसकी संख्या तकरीबन 1000 पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल। अगर मैं केरल की बात करता हूं तो केरल में जो है मरीजों की संख्या से रिकवरी की जो करने वाले जो मरीजों की संख्या है वो दुगनी है। जी। यही वजह है कि वहाँ के, हालांकि वहाँ के सीएम ने कल की बैठक में भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की नसीहत दी थी। जी। वो राज्य जो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जिसमें कोरोना वायरस के शुरुआत में जो है संख्या बढ़ रही थी, पर किस तरीके से वहाँ पर काबू पाया गया और किस तरीके से रिकवरी रेट में जो है वो इजाफा हुआ। तो भारत के लिए एक अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर मरीजों की संख्या ज़रूर जो है बढ़ रही है। रोलिंग अगर रेट की अगर बात करते हैं प्रतिदिन तो वो 1400 हो रही है, पर जो रिकवरी रेट हिंदुस्तान की बात की जाए तो प्रति 3 दिन के हिसाब से उसमें 3% का इजाफा हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है भारत की कि लॉकडाउन के दरमियान दुनिया के जितने भी बड़े मुल्क हैं, बड़े देश हैं जिन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ है, उनके मुकाबले भारत की रिकवरी रेट मोहित जो है वो कहीं ना कहीं सबसे बेहतर नजर आती है। बिल्कुल। डॉक्टर जाखड़, मैं फिर से आप ही का रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से रिकवरी रेट बढ़ रहा है, इसमें भी हर राज्य का अलग स्तर नजर आ रहा है। हमने देखा कि कई राज्य ऐसे हैं, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, वहां बहुत बेहतर स्थिति नजर आ रही है। क्या राज्यों से राज्यों पर निर्भर करती हैं इन चीजें? देखिए मोहित जी, बिल्कुल। जहाँ अभी मैं पीछे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हमारे जितने इंडियंस जो हैं, हमारे जो आरएनए और डीएनए जो है वो कंपैरेटिवली यूरोपियन कंट्रीज के स्ट्रांग है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी कंपैरेटिवली उन लोगों के स्ट्रांग है। तो ये भी एक कारण और ये भी एक रिसर्च का विषय हो सकता है कि जिसमें कि हम इस चीज को भी देखें कि हमारे डीएनए में ऐसा क्या है कि जिसमें कि यूरोप बिल्कुल फर्स्ट है और आज इंडिया में स्थिति उतनी भयानक नहीं है क्योंकि वहाँ है। अब अगर देखा जाए तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से वहाँ के अपना क्लाइमेटिक जो चेंजेस हैं, वहाँ का जो खान पान है, उस चीज के ऊपर भी काफी चीजें निर्भर करेंगी। और जिन लोगों में जो खासतौर से अब जैसे केरला में बहुत स्पीडी रिकवरी रही है, आपका गोवा जो है वो बिल्कुल जीरो हो गया, वहाँ किस तरह का कोई भी केस नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल। हमारा अपना हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो जो शुरू में हमें जो डर जो था कि हरियाणा में कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि दिल्ली बिल्कुल नजदीक और दिल्ली की हालत कंपैरेटिवली हरियाणा के खराब है बहुत ज्यादा, बिल्कुल। आंकड़ा अगर देखा जाए तो आज भी काफी सारे केसेस बढ़े हैं, जो पॉजिटिव केसेस जो आए हैं। जो लोग अपने खान पान के ऊपर, दैनिक चर्या के ऊपर, आपका जो मैं कहूँ तो इसमें जिन लोगों की जो खासतौर से नॉन वेजिटेरियन जो लोग जो हैं उनमें और वेजिटेरियन में भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं फर्क नजर आता है मुझे इस चीज के लिए। और जो नेचुरल जो फूड जो है, जो लोग ज्यादा उसको पसंद करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये भी चीजें सामने आई है। चाइना उसका उदाहरण है, जिसमें कि वहाँ का तो आप देख सकते हैं कि नॉन वेज के ऊपर पता नहीं वो क्या क्या लोग क्या क्या चीजें खा जाते हैं। तो हमारी जो अपनी सभ्यता और संस्कृति जो थी खासतौर से, उसमें जो सात्विक जो भोजन था उसको एक अलग ही दर्जा दिया गया है, अलग ही स्थान दिया गया है। और जैसे जब हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, देखिए हमारे जो बुजुर्ग जो थे या हमारे जो पुराने जो लोग थे वो साइंटिफिक, मैं बार बार कहता हूँ कि वो लोग साइंटिफिक थे। उन लोगों ने मसालों का भी इस्तेमाल एज ए मेडिसिन किया है। बिल्कुल। उन लोगों ने हर चीज के पीछे उनका उद्देश्य था, हर चीज के पीछे साइंटिफिक अप्रोच थी। उस साइंटिफिक अप्रोच को उन्होंने समझा और उन चीजों को लागू किया, जिससे कि आपका जो अपना जो इम्यून सिस्टम है वो कंपैरेटिवली बेहतर रहा कंपैरेटिवली और लोगों को। वाकई में, तो हमें इन चीजों को दोबारा से रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है। ठीक है सर। हमें एक बार सोचने की ये जरूरत है कि जो पहले का जो सिस्टम था उसमें और आज में पिछले 20 और 25 साल के अंदर क्या हमने बदलाव किए और उसके हमें क्या नतीजे भुगतने पड़े, इसके ऊपर बड़ी ईमानदारी के साथ हमें एनालिसिस करने की जरूरत है। बिल्कुल। और अगर हम ये पाते हैं कि नहीं, ये जो पास्ट लाइफ थी, ये जो यूरोपियन कल्चर जो हमारी सोसाइटी में आया, ये उन लोगों का जो खान पान हमारी, जैसे मैंने पिछले एक डिबेट में भी आपसे कहा था कि हम जैसे प्लेन एरिया में रहते हैं तो हमारा जो एसिडिक इन नेचर होते हैं हम लोग, और हमें अगर एसिडिक चीजें ही अगर ज्यादा दी जाएंगी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो आपके ठंडे इलाके हैं, वो एल्कलाइन इन नेचर हैं, तो उनका जो खान पान है, उनका जो खाने का तरीका, अब वहाँ क्योंकि आपके पास एग्रीकल्चर नहीं है, अलग अलग तरह का फूड नहीं है, तो उनको तो वो ठंडा इलाका है, एक चीज ली और रख दी और उसी चीज को आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो ऑप्शंस हैं। हर 6 महीने के बाद हमारी फसल बदल जाती है, हमारा जो साइकिल जो है फसलों का वो अलग है। और हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं,
फ्रूट्स हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, तो हम अपने एरिया के हिसाब से, अपने क्लाइमेट के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से, हमारी जो अपनी प्रकृति है उसके हिसाब से जो पहले जो चीजें दे रखी थी, जो साइंटिफिक थी, अगर वो आज दोबारा से लागू करते हैं तो निसंदेह हम उस चीज को दोबारा से फायदे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरह की जो बीमारियों का जो जो हर 10 साल के अंदर एक एपिडेमिक और पैंडेमिक के फॉर्म में आती है, उसके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। अंकुश लगा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है शंभू बदर सर, मैं आपका फिर से रुक करूंगा। जिस तरीके से रिकवरी रेट बढ़ रहा है, इसको लेकर जो चाहे केंद्र सरकार हो, जिन इलाकों में रिकवरी रेट बढ़ रहा है, अच्छी स्थिति है, उन पर अपनी पीठ थपथपाती नजर आती है। राज्य स्तरों पर भी हम देखें कि राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भीलवाड़ा में जब स्थिति ठीक होती है तो वहां पर कहते हैं कि हमारा मॉडल कामयाब है, लेकिन जयपुर में चुप है। केंद्र सरकार की स्थिति देखें, महाराष्ट्र में चुप है और मध्य प्रदेश में चुप है, उत्तर प्रदेश में चुप है। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, रिकवरी में किसी एक मॉडल या यहाँ पे कहा जाए कि राजस्थान मॉडल बेटर है और केंद्र का मॉडल गलत है, ऐसा नहीं है। कोई भी किसी भी राज्य का अपना कोई खास मॉडल नहीं है। इस देश में अभी स्वास्थ्य संबंधी जितने भी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जो मान्यताएं हैं उसी को वो मान के कर रहे हैं और WHO के गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो इस राज्य का मॉडल अच्छा है या उस राज्य का मॉडल अच्छा है जी? रिकवरी किसने किया है, वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उसको धन्यवाद देना चाहिए कि उसने मेहनत की है और उसका नतीजा देखने को मिला है। तो क्रेडिट लेने की यहाँ पे तो राजनीति में होड़ रहती है देश में, और ये नई बात नहीं है अपने लिए। लेकिन जैसे ही सर, कांग्रेस क्या की लगता है कि अगर कहीं पर कोई मॉडल कामयाब है भी तो साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है या फिर अपनी अब पीठ देखिए- थपथपाने की? अब देखिए, सबसे बढ़िया मॉडल तो केरल का कामयाब है। क्या केंद्र में हिम्मत है कि केरल की मॉडल को अपनाए? केरल आयुर्वेद का सबसे बड़ा सेंटर है पूरे हिंदुस्तान में, और वहां जो भी चीजें की गई है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद को मिला करके की गई है। आयुष मंत्रालय यहाँ पे रोज आयुर्वेद को लेके गाइडलाइन जारी करता है, काढ़ा की पैरवी करता है, लेकिन क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उसी चीज को स्वीकार करते हैं? क्योंकि वो एक ही दूसरे सरकार राज्य के से, दो अंग इसलिए है, उन्हीं के अधीन ये मंत्रालय है। तो ये जो नीतिगत स्तर पे एक रूपता नहीं दिखती है, स्वीकार्यता नहीं दिखती है, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है टाइम टू टाइम। ठीक है सर। अब ब्रेक पर हमें जाना होगा, ब्रेक के बाद फिर वापस लौटेंगे और जिस तरीके से फिलहाल स्थिति है उसमें क्या लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं उससे भारत की स्थिति में आप क्या कुछ देखते हैं? जो इकोनॉमिक लेवल पर हम देखें तो भारत की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और भविष्य में क्या कुछ चुनौतियां हैं? रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।